Hello friends, a warm welcome on my YouTube channel जोश लीगल नॉलेज। आई होप यू ऑल आर वेल। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बार एंड बेंच, कि बार कौन है, बेंच क्या है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तो फर्स्टली एक लॉ का जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से बार एंड बेंच का मतलब जानता है, पर तो भी अगर आप प्रोफेशनल एथिक को स्टार्ट कर रहे हो और आपको नहीं पता तो मैं इसको बताती हूँ कि बार का मतलब क्या होता है एंड बेंच का मतलब क्या होता है। बार का मतलब होता है एडवोकेट एंड बेंच का मतलब होता है जज। बार एंड बेंच आर टू आर्म्स ऑफ द सेम मशीनरी एंड अनलेस दे वर्क हार्मोनियसली जस्टिस कैन नॉट बी प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें ये बात बोल रखा है कि बार एंड बेंच दोनों एक आर्म्स है। किसके आर्म्स हैं? कोर्ट के, जस्टिस के। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बार मतलब एडवोकेट और बेंच जज, जब ये दोनों ही कोर्ट के अंदर नहीं होंगे तो कोई केस को प्रिफर नहीं करेगा, कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई जजमेंट नहीं आएगा। तो ये दोनों ही एक जस्टिस के आर्म कहलाते हैं। आर्म मतलब बाजू हैं दोनों के दोनों, ताकि और दोनों वर्क करते हैं साथ में हारमोनियसली। हारमोनियसली का मतलब होता है कि एक साथ, मतलब कोई एक दूसरे की बात नहीं काटेगा, दोनों की बातें सुनी जाएगी, ये सब। द प्लेस वेयर द जज सिट इज कॉल्ड अ बेंच। वो जहां पर जज बैठते हैं उसे बेंच कहते हैं, जजेस को ही बेंच कहा जाता है। द प्लेस वेयर द एडवोकेट सिट इट कॉल्ड एज बार। तो एडवोकेट जहां बैठते हैं उसे बार कहा जाता है। द टर्म्स बेंच रिफर टू द जज। जज के लिए टर्म्स कौन सा रिफर किया है? एक जो लॉ का पर्सन है या लॉ का स्टूडेंट है या लीगल में हम जज ना बोल के हम उसे बेंच बोलते हैं। द बार रिफर्स टू द एडवोकेट, और बार्स को हम एडवोकेट बोलते हैं। आपने बहुत बार अगर आप कोर्ट में गए होगा तो आपने सुना होगा कि बेंच इस बेंच की थी, 3 बेंच की जजमेंट आई। बहुत सारे केस में, भारतीय केस में 11 बेंच की जजमेंट आई। तो वो बेंच क्या है? वो जजेस हैं। बार बेंच रिलेशन मीन्स द कोर्डियल रिलेशन बिटवीन द जज एंड द एडवोकेट। बार एंड बेंच का मतलब सिंपल सा है कि जज एंड एडवोकेट का कोर्डियल रिलेशन, कि वो कैसे अपने एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। द फेथ ऑन द जुडिशरी टू द जनरल पब्लिक एंड द स्पीडी जस्टिस मेनली डिपेंड ऑन द कोर्डियल रिलेशन बिटवीन द जजेस एंड द एडवोकेट। जो फेथ है जुडिशरी के ऊपर जनरल पब्लिक का, वो क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली इन दो का रिलेशन एक ऐसा है कि एडवोकेट केस को वहां तक लेके जाएगा, जज उस पर न्याय देगा। और ये स्पीडी जस्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जज एक और एडवोकेट का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा रिस्पेक्टफुल रिलेशन होना चाहिए। एंड द रोल ऑफ एडवोकेट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट टू द जज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो एडवोकेट है, जरूरी नहीं है कि जो जज है वही जस्टिस देते हैं। एडवोकेट भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक एडवोकेट उस केस को हैंडल ही नहीं करेगा या प्रोसीडिंग ही नहीं करेगा तो उस केस का कोई जजमेंट नहीं आएगा। रेंडरिंग जस्टिस इज देयर जॉइंट रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसीलिए बोला जाता है कि एडवोकेट मीन्स जो बार है और जो बेंच है उन दोनों का जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक जस्टिस के लिए। रोल ऑफ बार, हम सबसे पहले क्या बार का क्या रोल है वो पढ़ेंगे। तो बार मतलब तो पता है सबको, एडवोकेट को हम बार कहते हैं। टू स्ट्रेंथन द बार बेंच रिलेशन एंड एडवोकेट मस्ट टेक द फ्लोइंग स्टेप। बार बेंच का अच्छा रिलेशन करने के लिए एडवोकेट कौन कौन से उसको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द जज एंड दे मस्ट अवॉइड स्पीकिंग इल ऑफ द जजेस एंड द जुडिशरी। उसे जज की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए और उसे गलत स्पीकिंग मतलब जैसे कि गलत कुछ जज को ना बोले, जज को सही से ट्रीट करे, उसकी बातों को सुने, सही से उनसे बात करें। अगर कभी भी अगर आप कोर्ट में गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि हमेशा कोई भी एडवोकेट अगर जज के सामने से भी गुजरता है ना तो उसे अपना हेड डाउन करना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है, चाहे वो उसका मैटर कोर्ट उस टाइम प्रोसीडिंग चल रही है उस एडवोकेट की कि नहीं, कोई भी हो। ये एक रिस्पेक्ट है। They should help the judges in the trial of the cases of presenting the relevant law in the correct and clear manner. They should never act in such a way to irritate the judges. इसमें ये बात बोल रखी है कि जो एडवोकेट है उसे अपना जो केस है उसे सही से कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा
प्रेजेंट करना होगा। और अगर कोई भी जज या कोई भी जज होगा, बेंच होगी जो भी, अगर वो उस प्रोसीडिंग को या उसमें से कोई रेलिवेंट लॉ को करेक्ट कर रही है तो कोई भी एडवोकेट इरिटेट नहीं होगा उस जज से कि मतलब मैंने जो चीज किया है या मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो प्रॉपर करेक्ट है। नहीं, उसे जज की बातें सुननी होगी, सुननी पड़ेगी और सुननी चाहिए भी उसे। इफ द जजेस प्रोनाउंस अ रॉन्ग डूअर, they should not criticize the judges, they should try to set right the wrong order through appeal। इसमें ये बोल रखा है क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि एडवोकेट को काफी नॉलेज होती है, जैसे कुछ एडवोकेट्स हैं जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं और कभी कभी जज से भी कुछ गलती हो जाती है। अगर उनसे कुछ रॉन्ग जजमेंट निकल गया, कुछ भी निकल गया, तो वहीं तुरंत ऑन द स्पॉट एडवोकेट उनको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, उनकी बातों को नहीं काटेगा। वो थ्रू द अपील इस बात को रखेगा कि ये चीज राइट है और जो जज ने बोली है वो चीज रॉन्ग है। फॉर गेटिंग फेवरेबल ऑर्डर दे शुड नॉट गिव प्रेशर और इन्फ्लुएंस द जजेस। वो एक एडवोकेट सही ऑर्डर के लिए वो जज को प्रेशर और इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। इफ द जज बिहेवियर इज इरिटेटिंग एंड डिसरिस्पेक्ट टू द एडवोकेट, ही शुड नॉट एंटर इनटू अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द जजेस। Through the bar association, the matter should be discussed with the judge in his chamber and shall request to avoid such misbehavior। इसमें बोल रखा है कि if the judge behavior is irritating, अगर जज कोई बिहेव करता है इरिटेटिंग या उसकी वो डिसरिस्पेक्ट करता है कोई एडवोकेट जज को, तो उसे ऑन द स्पॉट कोर्ट के अंदर नहीं देखा जाएगा, उसे बार एसोसिएशन के अंदर जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है उसके अंदर वो मैटर जाएगा और या ये जज के चैम्बर में भी बैठ के इस बात को खत्म की जा सकती है, अवॉइड किया जा सकता है इस बात को। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ बेंच। एक बेंच का क्या रोल होता है। फर्स्ट, जुडिशियल रिस्पेक्ट। जैसे एक एडवोकेट जज की रिस्पेक्ट करता है, ऐसी एक जज को भी एडवोकेट की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। जस्ट लाइक द एडवोकेट आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द जज शुड ऑल्सो गिव रिस्पेक्ट टू द एडवोकेट एंड द ब्रिथन जजेस। पेशेंट हियरिंग, सुनने की पेशेंट होना चाहिए कि वो हर एडवोकेट को सही से सुने, केस को सुने, क्योंकि जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो जजमेंट कैसे दे सकता है। इसलिए जजेस शुड हियर द केस विद ओपन एंड रिस्पेक्टिव माइंड। ओपनली उसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, विदाउट एनी प्रीजुडिस और बायस। They should act only to the interest of justice. They should give sufficient opportunity for the advocate to present the case in full. उसे एडवोकेट को फुल्ली मतलब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपने उस केस को सही से प्रेजेंट कर सके, क्योंकि एक जज का काम है न्याय देना, ना कि एविडेंस को कलेक्ट करना या उस चीज को प्रेजेंट करना। प्रेजेंट करने का काम एडवोकेट का होता है, जज का काम होता है वो उस पर न्याय दे, कुछ जस्टिस प्रोवाइड करे। Impartiality, judges should act impartiality, they should not act in favor of any advocate or a party to the dispute। जो जजेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी भी एडवोकेट को ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा फ्रेंड है और मैं इसके फेवर में वो दूंगा, नहीं। अगर आप कभी भी कोर्ट गए होगे, जजेस एडवोकेट ऐसा नहीं कि वो फ्रेंड्स नहीं होते, वो आपस में फ्रेंड्स होते हैं, बट इन द कोर्ट वो एक अपने आप को प्रोफेशन के तौर पे रखते हैं ताकि जो ये जस्टिस हो वो सही से हो, वो बाइंड ना हो, बायस ना हो, और वो जो जस्टिस प्रोवाइड हो रहा है उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो। क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे भी होते हैं कि वो जजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ आप हमारे फेवर में दो, तो जज जो है वो इम्पार्शियलिटी तरीके से हैंडल करेगा उस केस को, किसी एडवोकेट के फेवर या उसमें नहीं देगा, वो उसे जो चीज ठीक लगेगी वो उस पर देगा। अवॉइडेंस ऑफ इंटरप्शन। As far as possible, judges must avoid interruption while the advocate is examining witnesses and arguing the case। Avoidance of interruption का मतलब होता है कि जज जो अवॉइड करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा बीच में, जब दो एडवोकेट या एडवोकेट अपने केस को प्रेजेंट कर रहा है या आर्गुइंग कर रहा है या क्रॉस एग्जामिनिंग, जो एग्जामिनिंग होता है एग्जामिन वो कर रहा है, तब जो जज है उस टाइम वो इंटरप्ट नहीं करेगा। Unwarranted interference and adverse comment by the judge may upset the advocate and thereby he may not be able to present the case properly। अगर वो जज जो है वो एडवोकेट को इंटरप्ट कर रहा है और उसके चक्कर में या उसकी वजह से जो एडवोकेट है वो अपने केस को सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, नहीं एबल हो पा रहा है, तो
एडवोकेट जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर जा सकते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ अ जज मे बी लिमिटेड टू द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेस। इंटरफेयर कब कर सकते हैं? टू प्रिवेंट रिपीटिशन ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर वही एक बात को एक एडवोकेट एक ही बात को वो 10 बार 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 उसी बात को बोल रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये सर्कमस्टांसेस है कि जज इंटरफेयर कर सकता है उस रिपीटेशन को, कि टाइम वेस्ट ना हो कोर्ट का टाइम। टू चेक द रेलिवेंसी अगर वो इरेलीवेंट कोई बातें बोल रहा है कुछ, तो उसको भी वो इंटरप्ट कर सकते हैं कि आप ये सब बातें ना बोलो। टू गेट क्लैरिफिकेशन। कभी कभी ये भी होता है कि जो जज होता है, ऐसा नहीं कि वो चुपचाप से सुनता ही रहे, अगर जज को क्लैरिफाई नहीं होता उसकी बातों से, या कुछ वर्ड उसने ऐसे बोले हैं जो उस चीज में वो उसको और इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो वो एडवोकेट को बोल सकता है कि आप उसको इंटरप्रिटेट करें, क्लैरिफाई करें। टू एक्सप्रेस कोर्ट व्यू ऑन अ पॉइंट। कोई भी जो भी बातें एक्सप्रेस की जाएगी वो कोर्ट व्यू के पॉइंट से की जाएगी। टू प्रमोट स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केस। एक जज की ये भी ड्यूटी है, अगर केस को डिस्पोज जल्दी करना है उसके लिए भी ये आगे सर्कमस्टांसेस है कि इंटरप्शन कर सकती है प्रोसीडिंग के टाइम पे। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। एक एडवोकेट या एक जज, सबको इंटरप्रिटेशन करने का राइट है। सभी पर्सन इट मीन्स एडवोकेट हो या जज हो, उन्हें हर चीज, क्योंकि कभी भी आप कोर्ट में गए होंगे तो आपने ये सुना होगा कि अगर किसी पर्सन को मर्डर का कोई केस चला, तो इस पर्सन को आईपीसी के तहत मर्डर की पनिशमेंट इस सेक्शन 300 के द्वारा 302 में इसको पनिशमेंट दी जा रही है। आपने ऐसा सुना होगा, हर चीज को वो इंटरप्रिटेट कर रहा है ना, वो पर्सन मर्डर का है, इंडिया का पर्सन है, उसको आईपीसी के तहत दी जा रही सजा। ऐसे ही ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस often the court have to interpret the act, rules, codes, regulation, order, notification, circular, bylaws, etc. in order to ascertain the actual meaning of the provision or to remove the ambiguity or inconsistency. In such cases proper interpretation should be given with the object of rendering complete justice to the parties। कि वो सब मतलब वो प्रॉपर इंटरप्रिटेट करे ताकि पार्टीज को जस्टिस मिले, और वो पार्टी जब उस चीज को पढ़े या उसको समझे तो उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पास हो, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो। अवॉइडेंस ऑफ अनरीजनेबल एडजॉर्नमेंट। जो अनरीजनेबल अवॉइड करेगा, एडजॉर्न नहीं करेगा वो अनरीजनेबली। एडजॉर्नमेंट are given to afford reasonable opportunity to the parties to present the case as far as possible. Cases shall not be adjourned without reasonable and sufficient ground. Unreasonable adjournment is the main reason for the maintaining arrears of case causing hardship to the parties. आप कभी भी कोई एडवोकेट जो जज होता है वो एडजॉर्न नहीं करेगा, केस को डिस्पोज नहीं करेगा जब तक उसे रीजनेबल ग्राउंड नहीं मिलता है, सफिशिएंट नहीं होता है उस चीज के ऊपर। स्पीडी डिस्पोजल मतलब कोई भी जजमेंट के लिए वो स्पीडी काम करेगा, धीरे धीरे काम नहीं करेगा। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। ये आपने मैगजीन पढ़ा होगा, ये बहुत अच्छा थॉट है। अगर जस्टिस ही डिले हो रहा है तो जस्टिस डिनाई हो रहा है। हैंस केसेस शुड बी डिस्पोज ऑफ एज क्विकली एज पॉसिबल व्हेन प्रेफरेंस इज गिवन फॉर डिस्पोजल ऑफ ओल्ड केसेस। न्यू केसेस शुड नॉट गेट इनटू एरियर्स। कोई भी केस, क्योंकि हमेशा अमेंडमेंट्स होते रहते हैं कानून के अंदर, अगर कोई केसेस आज का है तो वो अमेंडमेंट होने के बाद अगर हुआ है तो उसके थ्रू देखा जाएगा, ना कि उसे ओल्ड रूल से देखा जाएगा। Avoiding unwarranted comment. Judges should not make any unwarranted comment in the open court about the advocate's lack of knowledge in the law. They should not ask any advocate to leave the court without sufficient reason. Similarly, they should not ask any advocate not to come to his court hereafter. Avoiding unwarranted comments. वो जो जज होते हैं वो एडवोकेट को कमेंट ऐसा नहीं करेंगे कि अरे तुम्हारे पास तो नॉलेज ही नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, बेफालतू में आप बकवास कर रहे हो, आप जब पहले ये सीख कर आओ। ऐसे वर्ड्स, ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते जजेस एडवोकेट के लिए। और जो एडवोकेट है, एडवोकेट नॉट टू कम टू हिज कोर्ट हेयर आफ्टर, मतलब वो ये भी नहीं बोल सकते कि अरे आ तो मुझे कोर्ट के बाद मिलना, इधर आना तब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते हैं। नोइंग इन लॉ, ऑब्वियसली जज को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। जज शुड पासेस डीप नॉलेज इन लॉ। दे शुड हैव द एबिलिटी टू अप्लाई द प्रॉपर लॉ टू डिस्प्यूट फैक्ट एंड टू टेक द राइट डिसीजन। जजेस के पास काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए
उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर लॉ को सही से उस डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट में एप्लीकेबल करे और उससे उनका जो डिसीजन है वो राइट डिसीजन आए। इंडिपेंडेंस, मैंने पहले ही बताया कि जजेस इंडिपेंडेंस होते हैं। जजेस हैव प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, जज मतलब जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के लिए ये प्रोटेक्ट करेंगे एंड प्रिजर्व करेंगे इनके जजमेंट्स को। Integrity, a judge should be honest and morally upright. It should have personal and intellectual integrity. His character and conduct should be praiseworthy. मतलब जो भी जज उस केस को हैंडल कर रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रिटी होना चाहिए, वो उसके लायक होना चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए, और वो जो भी चीज़ करेगा वो ये देखेगा कि हाँ उसका कोई मतलब पर्सनली हर चीज़ को वो ले, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक वो पर्सनली उस चीज़ को नहीं लेगा तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि जज को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है उन जज को जजमेंट देने में, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी चीज़ को एविडेंस को पढ़ के तुरंत तो जजमेंट देते नहीं हैं, क्योंकि एडवोकेट्स जो हैं क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, इसके अंदर एविडेंस भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो जज मतलब जो जज है उसको काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए कि वो हर चीज़ को पढ़े। Industriousness, it means regular and systematic hard work and study. A judge should get acquired with the latest development and changes in the law by regular updating of the knowledge. इंडस्ट्रियसनेस होना चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर जैसे होता है ना कि हमें नए नए जो सामान चल रहे हैं, जो मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, ऐसी हमारे जो जजेस हैं उन्हें रेगुलर लेटेस्ट डेवलपमेंट पता होना चाहिए। रेगुलर लॉ के अंदर क्या अमेंडमेंट है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसके अंदर ऑल्ट्रेशन किया गया है या एडिंग किया गया है, वो अपडेट होने चाहिए उस नॉलेज से। मीटिंग ऑफ जज एंड लॉयर की मीटिंग होती रहनी चाहिए, क्योंकि जज और एडवोकेट की जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक जो भी प्रॉब्लम्स अगर एडवोकेट या जज को होगा वो बात क्लियर नहीं होगी। टू स्ट्रेंथन बार बेंच रिलेशन at regular interval meeting of judge and the advocate shall be arranged. In such meeting the respective side difficulties can be discussed and the difference can be sorted out. इसमें बोल रखा है बार बेंच का रिलेशन ऐसा रिलेशन है जब तक इन दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं चलेगा तब तक डिफिकल्टीज आती रहेंगी, और मीटिंग करवाने का मेन पर्पस यही है कि इन दो की मीटिंग हो और कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो, या चाहे जज को एडवोकेट से या एडवोकेट को जज से, तो वो इस मीटिंग के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाए, शॉर्ट आउट हो जाए। आई होप आपको बार एंड बेंच का रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा, और ये प्रोफेशनल एथिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम के अंदर, और अगर आपका प्रोफेशनल एथिक का प्रैक्टिकल है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि बार एंड बेंच होता क्या है। बच्चों को बार एंड बेंच का मतलब नहीं पता होता है तो वो रिलेशन कैसे बताएंगे। जब ऑब्वियसली जब किसी का हमें मतलब पता है तो हम कुछ भी बता सकते हैं, जब हमें मतलब ही नहीं पता होगा तो हम कैसे बता सकते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और वो ये भी बोल देते हैं कि रोल बताओ बेंच का, क्या बेंच जो है वो इम्पार्शलिटी होना चाहिए, इम्पार्शलिटी का मतलब क्या होता है, तो आपको वो चीज़ बतानी होगी कि किसी भी एडवोकेट के फेवर में वो बातें नहीं रख सकता, और भी बहुत कुछ। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको तो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है या कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे न्यू वीडियोज के साथ मैं डेली के डेली आती रहूंगी। थैंक यू।